मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। आज नई दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर सीएम धामी करेंगे जनसभाएं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। चारधाम मंदिर परिसर में रील बनाई तो उपद्रव की धारा में होगा मुकदमा। डीजीपी ने जारी किया आदेश। एलआईयू को इंटरनेट मीडिया की निगरानी की जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। 9 दिनों में 2,12,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। देहरादून में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड गर्मी से लोग बेचैन। 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। सीएम धामी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज नई दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर सीएम धामी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में जनसभाएं कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। और आपको बता दें कि सीएम धामी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज नई दिल्ली और चांदनी चौक का सीट पर सीएम धामी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि कई राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में भी जनसभाएं कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी है। सीएम धामी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो 6वें चरण में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जनसभाएं जो हैं वो भी लगातार जो है सीएम धामी कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों के साथ में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो जुटी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार यहाँ पर नामांकन के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो जनसभाएं भी सीएम धामी जिस तरह से करते हुए अन्य राज्यों में नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस दौरान उनको सुनने के लिए जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चलते पूरी तरह से जो तैयारियां हैं यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की गई है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने जो बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है, तो वो लगातार जिस तरह से जो अन्य राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है। क्योंकि जनसभाएं तो सीएम धामी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से जो युवा सोच है उसको लेकर के जो लोग हैं वो लगातार इनकी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। इसका बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिल पाएगा। जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वियाल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को उनके पड़ाव पर रोकने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें
बिल्कुल भी ना रोका जाए। फिलहाल हरिद्वार में ऐसी स्थिति नहीं है। जनपदों में जैसे ही भीड़ का दबाव कम होगा, वैसे ही यहां से यात्रियों को चारधाम के लिए रिलीज किया जाएगा। जैसे चार धामों में जैसे यात्री होंगे, तीर्थयात्री होंगे, उसी हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य एक दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चल। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब है। सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। सिद्धार्थनगर के हरवटपुर और कट्टा पत्थर स्थित होल्डिंग पॉइंट पर भी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यमुनोत्री मार्ग पर यातायात व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी ने चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहन चालकों और श्रद्धालुओं को निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। यात्रा चेक पोस्ट है, जिसमें हम गाड़ियों को चेक करते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, गाड़ी के पास ग्रीन कार्ड है कि नहीं, यात्रा पे जा रहे हैं तो उनके पास ट्रिप कार्ड है कि नहीं, यात्रियों का पंजीयन है कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ चेक करते हैं। अगर कोई थोड़ी मोड़ी कोई कमी रहती है तो उसको ठीक करने में उनकी हम मदद भी करते हैं। यह चेक पोस्ट हमारा सहायता केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है, कहीं क्योंकि कई बार जो यात्री होते हैं उनको पूरी सूचनाएं नहीं रहती, तो हमारा काम है कि उनको हम सूचना दें और उनकी जो भी छोटी मोटी कमियां, जो सहायता हम कर सकते हैं, वो सहायता भी कर रहे हैं। बहादुराबाद के दादुपुर गोविंदपुर में 3 कबाड़ खानों के गोदाम में आग लग गई। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल टीम ने आग पर तो काबू पाया है। सीएफओ अभिनव त्यागी का कहना है कि आगजनी में कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन नहीं हो पाया है। पूरे ही मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि नुकसान का क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आग जो है काबू में है। 3 गोदाम थे अगल बगल, कबाड़ के जो गोदाम रहते हैं उनमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, प्लास्टिक, कागज़ इत्यादि बहुत सारे सामान रहते हैं, तो कई बार काफ़ी मुश्किल होती है इस प्रकार की आग पर काबू पाना। तो हमारी 4 गाड़ियां मौके पर हैं। हरिद्वार और सिडकुल फायर स्टेशन से हमने गाड़ियां मंगवाई हुई हैं। फायर फाइटिंग अभी चल रही है। लगभग 60% हमारा काम हो गया है। आसपास फैलने से जवानों ने रोक लिया है, तो अभी स्थिति नियंत्रण में। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों में काफी चिंता बढ़ गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलने वाला है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दे दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद वर्ष 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से रिसपना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के संबंध में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार वर्ष 2016 के बाद के निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनमें प्रतिवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं। हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे वह 11 मार्च 2016 के बाद के किए गए हैं। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वह 30 जून तक की है। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सरकार मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की हितैषी है। अध्यादेश लाकर उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी
और आगे भी सरकार उनका फेवर करेगी। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कि माननीय कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बेहद ही ओछा व्यवहार सरकार मलिन बस्ती के लोगों के साथ कर रही है। गरीब के पेट में लात मारने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। यह वह बस्तियां हैं जो 2016 के बाद बनी है। उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। नगर निगम भी सरकार की है और 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। अगर मलिन बस्तियां वास्तव में अवैध बनी है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन नेता जिम्मेदार है। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। गरीबों के सर से छत उजाड़ने और ओछा व्यवहार सरकार गरीबों के साथ कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा, फिर इन्हें उजाड़ कर बेघर किया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी? देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो चली हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम चल रहा है। मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण, आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तो खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंडओवर और टेकओवर होना चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है।
अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासत गरमा चुकी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देहरादून से ID24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। जाट संवाद यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में निकाली जा रही है। ये यात्रा देहरादून पहुंची। इस दौरान देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम अवतार पलसानिया ने बताया कि जाट संवाद यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में निकाली जा रही है। जाट समाज वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। जाट समाज के सामाजिक भाईचारे की बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट द्वारा जाट संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले में ये जाट संवाद यात्रा 2 दिन का समय गुजार करके जाट समाज के जितने भी मौजूद और प्रतिष्ठित लोग हैं उनको समाज से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सुख दुख में और तकलीफ में अपने हक अधिकार मान सम्मान की चर्चा करते हैं। आज ये जाट संवाद यात्रा उत्तराखंड के देहरादून में पहुंची है और कल जाट समाज उत्तराखंड के द्वारा एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन कारगी चौक जाट भवन देहरादून में रखी गई है। तमाम उत्तराखंड की जाट सरदारी बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठा होकर के अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार की चर्चा करने के लिए उस जाट संवाद यात्रा में पहुंचेगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ाया है। 7 दिन के प्रवास के दौरान 35 निकायों में गए, जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील जनता से की। साथ ही जिनके नाम मतदाता सूची में रह गए थे उनके नाम मतदाता सूची में चढ़ाए गए और मतदान सही समय पर हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अपील की गई है। अभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़ें, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने उसमें प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ चुनाव यथा समय हो, इसके लिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील भी की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष अंजुम ने आरोप लगाया कि वह पिछले 4 माह से HRDA कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला अध्यक्ष अंजुम ने कहा कि वह मंगलोर के मोहल्ला किला की निवासी हैं, जहां उनकी पुश्तैनी बेशकीमती ज़मीन है जिस पर उनके देवर का कब्जा है। उनके देवर ने HRDA के अधिकारियों से साठगांठ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अंजुम ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही आपको बता दें कि HRDA के संयुक्त सचिव दिवेश शासनी ने कहा कि शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। HRDA बेहतर कार्य कर रहा है, जो भी शिकायत आती है उसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चार महीने से यहाँ के लगातार चक्कर काट रही हूँ, मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। 100 का एक्सपायर हो चुके हैं और देवर ने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और निर्माण लगा दिया। जब हमारा आपसी विवाद है तो उस पर जब निर्माण लगा, मैंने HRD को सूचना दी, इन्होंने निर्माण बंद करा दिया।
फिर वो निर्माण खोल दिया गया बिना पेपरों के आधार पे। मैं उसकी फाइल मांग रही हूँ सर संजीव अग्रवाल से, 3 माह हो गए हैं, मुझे फाइल नहीं दी गई। मुझे कुछ संतुष्टि मिली है, उन्होंने कहा है कि जांच कराई जाएगी, लेकिन सर इस जांच के आदेश तो 3 माह पहले भी दिए गए थे, क्या वो आदेश नहीं थे? सर मेरा अगला स्टेप धरने का ही रहेगा। कंप्लेंट लेके आए थे कि कोई अनाधिकृत निर्माण हुआ था, तो अभी जेई द्वारा जो बताया गया है कि उसमें नक्शा पास करा लिया गया है, बट फिर भी इनके एलिगेशंस थे नजूल भूमि के संबंध में, तो मैंने जेई से फाइल मंगा ली है और जो भी उसमें अगर वहाँ पे देखेंगे कि हमारे नियमानुसार कार्रवाई नहीं हुई होगी तो हम जरूर जो भी इनके कंसर्न्स उनको एज पर रूल्स एड्रेस करेंगे। HRDA यहाँ पे जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका हमारा उद्देश्य है कि वो प्लान तरीके से हो। हम लोग डेवलपमेंट वर्क्स भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे चाहे वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है कमर्शियल और जहाँ जहाँ भी हमें प्रॉपरली जो रूल्स हमारे हैं उसके हिसाब से ही हो। तो अगर कोई यहाँ पे हमारे नाम के द्वारा यूज करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो मेरी सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसे तरह से हमें कंप्लेंट्स दे दें। अगर हमारे विभाग का कोई भी हो, चाहे वो हमारे TS हो, चाहे वो जेई हो या कोई भी कर्मचारी हो, और वो अगर इसमें कोई गलत तरीके से किसी और को अब्यूज करता है या गलत फायदा उठाने की ट्राई करता है तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर डायरेक्टली कंप्लेंट हमें दें, हम 100% उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। श्रीनगर शहर में एक बार फिर से लोगों में गुलदार की दहशत है। गुलदार ने देर रात्रि करीब 2.5 साल के बच्चे पर घात लगाकर हमला कर दिया। गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका है, जबकि सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में पिछले 6 माह में गुलदार द्वारा 4 बच्चों पर हमला किया गया है। चारधाम यात्रा एक तो वैसे ही प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है, वहीं आने वाली 20 तारीख के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन को और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की लगातार हो रही बढ़ोतरी और अब आने वाली 20 तारीख के बाद बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, जिसके बाद प्रतिवर्ष की भांति उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ और दूसरे राज्यों के पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। ARTO एल्विस रॉक्सी का कहना है कि बड़ी संख्या में और रोजाना रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। वहीं SP देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि आने वाली 20 तारीख के बाद जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस बल निगरानी, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।